मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के हमारे अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। आज का अपना उपविषय है गुप्त साम्राज्य। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जानते हैं गुप्त काल के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। पुराण, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है तथा काव्य, नाटक आदि साहित्यों में भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। कालिदास जैसे महान कवियों द्वारा इस समय अनेक नाटकों की रचनाएं हुई, अनेक साहित्यों की रचना हुई। इसी तरह से अनेक साहित्यकार इस काल में हुए जिन्होंने गुप्त काल का वर्णन किया है। चीनी यात्री फायान की पुस्तक फोकोकी में भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इत्सिंग ने भी गुप्त काल का वर्णन किया है। अभिलेखों से भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। हरिसेन का इलाहाबाद स्तंभ ये गुप्त काल की प्रमुख जानकारी का स्रोत है। जो ये चित्र है, ये अभिलेख हरिसेन का है। इस पर प्यारे बच्चों, इसके ऊपर खोद करके लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त के इतिहास का वर्णन है। ये बराबर में जो लिखाई है ये इससे उतारी गई है। इस तरह का वर्णन हमें इस स्तंभ पर मिलता है। इसकी 13वीं लाइन में हमें सम्राट समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। दूसरा है जूनागढ़ शिलालेख। तीसरा है महरौली का लौह स्तंभ लेख। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दामोदर अभिलेख, फरीदपुर ताम्रपत्र और इस तरह से अनेक अभिलेखों से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। गुप्त काल के सिक्के और मोहरे भी हमें गुप्त काल की जानकारी देते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब जानते हैं प्रमुख गुप्त शासकों के बारे में। पहला गुप्त शासक श्री गुप्त हुए। इनका राजकाल 275 से 300 ईस्वी तक का माना जाता है। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, जो एक साधारण उपाधि मानी जाती थी, जो यह इशारा करती है कि श्री गुप्त स्वतंत्र शासक नहीं थे, किसी अन्य शासक की अधीनता में थे। दूसरे शासक वे घटोत्कच। इनका राजकाल 300 से 319 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। ये भी स्वतंत्र शासक नहीं माने जाते हैं। घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका राजकाल 319 से 335 ईस्वी तक का माना जाता है। यह पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली, जो स्वतंत्र शासक लेते थे। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे इनकी मजबूत स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुख स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है। उस पर समुद्रगुप्त के इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है। इस प्रशस्ति की 13वीं पंक्ति में हमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। इसमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने
अच्युत व नागसेन के नेतृत्व में आए उत्तरी भारत के 9 राजाओं के संघ को हराया। 9 राजाओं ने इकट्ठा होकर के समुद्रगुप्त पर आक्रमण किया, जो कौशांबी के स्थान पर 9 राजाओं के संघ को हराया। इसी तरह विष्णुगुप्त के नेतृत्व में दक्षिण भारत के 12 राजाओं के संघ को हराया। मध्य भारत की अनेक जातियों को भी इन्होंने विजित किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन राजा उस समय करते थे जब उसके आसपास के सभी राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार न करके जीते हुए राज्यों को अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया। यह समुद्रगुप्त की बहुत बड़ी कूटनीति थी। अनेक दक्षिण भारत के राजाओं को जीता और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया अधीनता स्वीकार करवा करके। उनके लेखों से पता चलता है कि वे अपने आस पड़ोस के और दक्षिण भारत के 14 राज्यों से कर वसूलते थे। इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर के पश्चिम में चंबल नदी तक था। वी.ए. स्मिथ एक यूरोपियन इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने पहला भारत का इतिहास लिखा है। इन्होंने लिखा है कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन थे। परंतु प्यारे विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी महान थे, क्योंकि समुद्रगुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे। हमने ऊपर देखा, वो 22 लड़ाइयाँ 23 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी, एक भी लड़ाई में वो नहीं हारे। जबकि नेपोलियन तो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था और शेष जीवन कारावास में व्यतीत किया था। जबकि समुद्रगुप्त हमेशा स्वतंत्र शासक रहे और कभी भी किसी शासक द्वारा हराए नहीं गए। इसलिए समुद्रगुप्त से नेपोलियन की तुलना नहीं की जा सकती। ये साम्राज्य देखते हैं, समुद्रगुप्त का साम्राज्य, जिसमें बिहार का बहुत अधिक हिस्सा है। इस तरह से आज का पूरा उत्तर प्रदेश लगभग सारा ये क्षेत्र था। ये विशाल साम्राज्य उन्होंने जीता। ये देख रहे हैं हम, उधर सिंध नदी तक के पार तक इनका साम्राज्य था। दक्षिण में भी काफ़ी दूरी तक इनका साम्राज्य था, आंध्र प्रदेश तक। इधर ब्रह्मपुत्र तक इनका साम्राज्य था। इस तरह से गुप्त एक विशाल साम्राज्य के धनी थे। प्यारे विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठता है। इसका राजकाल 5 साल का माना जाता है, 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। रामगुप्त की जानकारी हमें विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम से पता चलती है। कहते हैं कि शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने रामगुप्त को हरा दिया और उससे उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी की मांग रखी, जो रामगुप्त ने स्वीकार कर ली। परंतु जब उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त को इस बात की जानकारी लगी तो वो अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देता है और स्वयं ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके शक शासक के दरबार में पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है। और इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठता है, जो बाद में विक्रमादित्य की उपाधि भी लेता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकाल 380 से 415 ईस्वी तक रहा। प्रशासन के क्षेत्र में, वैज्ञानिक व साहित्यिक उन्नति में इस शासक ने गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण काल का नाम दिला दिया। यह बड़ा ही कूटनीतिज्ञ शासक था। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए
अनेक राजाओं से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उस समय के प्रमुख शासक नागराज की पुत्री कुबेर नाग से इसने विवाह किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा के यहाँ करके इस तरह से अनेक राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके अलावा युद्धों से भी इसने अनेक राज्यों को जीता। इसने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ को जीता। फिर शकों के शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया, जो हम देवी चंद्रगुप्तम नाटक में भी देखते हैं। शकों को हरा करके इसने शकारी की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। वंग अर्थात बंगाल को पुनः इन्होंने जीता। इसी तरह से सप्त सिंधु पार करके अफगानिस्तान स्थित बल्ख प्रदेश को जीता। वहाँ एक वैलिक नाम की जाति रहती थी, उसको हराया। उज्जैन को इसने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गद्दी पर आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का राजकाल 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक रहा। यह भी एक शक्तिशाली राजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा फैलाए गए साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसने अनेक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद सकंदगुप्त गद्दी पर बैठा। यह गुप्त काल का अंतिम शासक माना जाता है। इस शासक के बाद इस काल का पतन हो जाता है, यानी कि गुप्त काल का अंत हो जाता है। इसका राजकाल 455 से 467 ईस्वी तक माना जाता है। इस शासक की प्रमुख उपलब्धि हुणों को कड़ी पराजय देना है और अपने काल में इसने सौराष्ट्र में बनी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इसके बाद जो शासक आए वो बहुत ही कमज़ोर शासक आए और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। अब नज़र डालते हैं एक बार प्यारे विद्यार्थियों गुप्त प्रशासन पर। सबसे पहले देखते हैं गुप्तों का केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में राजा धुरी होता था। सारा राजकार्य राजा के चारों तरफ ही घूमता था। राजा का पद पैतृक होता था और राजा निरंकुश होता था। परंतु इस काल में बड़े पुत्र यानी कि ज्येष्ठाधिकार की जगह योग पुत्र को गद्दी दी जाती थी। ये हम इस काल में देखते हैं कि योग पुत्र ही गद्दी पर बैठता था। समुद्रगुप्त भी अपने भाइयों में बड़े नहीं थे, इस तरह से स्कंदगुप्त भी अपने भाइयों में बड़े नहीं थे, फिर भी गद्दी पर बैठे। इन्होंने अनेक उपाधियां ली, महाराजा धीराज की, परम भट्टारक की, परमेश्वर की, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो शकों को हराकर शकारी की उपाधि भी ली थी। इनकी सहायता के लिए मंत्री होते थे। प्रमुख मंत्री इस प्रकार थे। एक मंत्री होता था युद्ध और शांति का मंत्री, इसको संधि विग्राहक कहते थे। दूसरा महादंड नायक, ये न्याय मंत्री होता था। एक होता था मंत्री महाप्रतिहार, ये राजमहल की व्यवस्थाएं देखता था। एक पुलिस का अधिकारी होता था जिसको दंड पाशिक कहते थे। इसके अलावा पुरोहित आदि अनेक मंत्री भी होते थे। प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन देखते हैं। प्रांत को उस समय देश कहा जाता था और इसका मुखिया उपारिक होता था। देश को आगे भुगती में बांटा हुआ था, जो आज की कमिश्नरियों की तरह होता है। इसमें कई जिले होते थे। भुगती को आगे विषयों में बांटा हुआ था। विषय का शासक विषयपति होता था। विषय आज के जिलों की तरह होते थे। विषय आगे ग्राम में बटे हुए थे। ग्राम का शासक ग्राम्यक होता था और उसकी सहायता के लिए पंचायत होती थी। नगरों की व्यवस्था का भी विशेष प्रबंध था। बड़ी अच्छी नगर व्यवस्था ये करते थे। नगर के मुखिया को कुमार मित्य बोला जाता था। इसकी सहायता के लिए एक परिषद होती थी। जैसे आजकल नगर परिषद होती है, ऐसे ही उस समय भी परिषद होती थी, जो नगर के
प्रबंध को देखती थी और नगर से कर आदि इकट्ठा करती थी। गुप्त काल का सैनिक प्रबंध। गुप्त शासकों के पास एक विशाल सेना थी। सेना को 6 अंगों में विभाजित किया गया था। पैदल सेना, इसका मंत्री महाबलाधिकारिता था। घुड़सेना, इसका मंत्री महाअश्वपति कहते थे। हाथी सेना के मंत्री को महापीलुपति कहते थे। इसी तरह से रथ सेना भी थी, जल सेना भी थी, और इस 5 प्रकार की सेनाओं की सहायता और व्यवस्था के लिए एक अलग से प्रबंध करने वाली सेना भी थी, जो इनके लिए हथियार, रथ, घोड़े, यातायात के साधन, हाथी आदि उपलब्ध करवाती थी। आओ विद्यार्थियों, अब गुप्तकालीन आर्थिक स्थिति की जानकारी लेते हैं। कृषि। गुप्त काल में बहुत ही उन्नत कृषि थी। विभिन्न प्रकार की फसलें बोई जाती थी। गुप्त काल की कृषि की जानकारी हमें उस समय के 2 साहित्यिक स्रोत मिलते हैं। एक है व्रत संहिता और दूसरा है अमरकोश। सम्राट स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र के गिरनार नगर में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, जीर्णोद्धार करवाया, क्योंकि यह झील सिंचाई के लिए काम आती थी। उद्योग। उस समय सूती, रेशमी, ऊनी व मलमल वस्त्र उद्योग बड़ा उन्नत था और विदेशों तक वस्त्र भेजे जाते थे। वस्त्र के केंद्र थे उस समय गुजरात, बंगाल, मथुरा, वाराणसी। धातु उद्योग भी बड़ा विकसित था। सोने व चांदी के अच्छे ढले हुए सिक्के हमें मिलते हैं। इसी तरह से उस समय के आभूषणों का निर्माण का भी अच्छा वर्णन मिलता है। धातु के क्षेत्र में उनकी उन्नति का उदाहरण इस बात से पता चलता है कि दिल्ली के पास मेहरौली में खड़ा लौह स्तंभ, जो आज भी विश्व के लिए आश्चर्य है कि उसे जंग क्यों नहीं लगता। व्यापार। व्यापार भी बड़ा ही उन्नत था। व्यापारियों ने अपनी श्रेणियां बनाई हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, श्रेणियां क्या होती थी? श्रेणियां कामगारों की अपनी यूनियनें थी। जैसे कुम्हार अपनी यूनियन बना लेते थे, स्वर्णकार अपनी यूनियन, शिल्पकार अपनी यूनियन बनाते थे। इस तरह से मछुआरे जो कार्य करते थे वो अपनी एक श्रेणी बनाते थे, अपनी एक यूनियन बनाते थे, और इस यूनियन का अर्थात इस श्रेणी का मुखिया श्रेष्ठी होता था। इन श्रेणियों के ऊपर, यानी कि कई श्रेणियों को मिलाकर के एक निगम होता था, जो सभी श्रेणी के लोगों का ध्यान रखती थी। श्रेणी व निगमों का समाज में बड़ा सम्मान था। उसमें साहूकार भी होते थे जो ब्याज पर धनराशि देते थे। उसमें कहते हैं कि 20% तक ब्याज वसूला जाता था। व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था। उस समय के प्रमुख व्यापारिक नगर थे भड़ोच, उज्जैन, विदिशा, गया, बनारस, पाटलिपुत्र आदि। और उस समय की प्रमुख बंदरगाहें जहाँ से व्यापार होता था विदेशों में समुद्र के रास्ते, वो थी ताम्रलिप्ति, अरिकमेदु, कावेरीपत्तनम, सोपारा, भारूकच्छ आदि। विदेशों को हम विभिन्न प्रकार के कपड़े, हाथी दांत, केसर, समुद्री उत्पादन भेजते थे। बदले में हम सोना, चांदी, तांबा आदि धातुएं लेते थे। टिन, घोड़ा आदि मंगवाते थे। अच्छी प्रकार की शराब विदेशों से आती थी। इस तरह से गुप्तकालीन आयात निर्यात को हमने विद्यार्थियों देखा। प्यारे विद्यार्थियों, अब गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति पर नज़र डालते हैं। समाज में वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रमुख वर्ण थे। कोई भी किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था, यानी कि वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी। वैवाहिक संबंध भी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में सामान्य थे, यानी कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता था।
फायान लिखता है कि चांडालों को ही दूर रखा जाता था, वे अलग बस्तियों में रहते थे। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता था। उपनयन संस्कार व वेद अध्ययन का अधिकार इन्हें था। उपनयन संस्कार होता है जनेऊ। याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार शूद्र कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। उसमें दास प्रथा थी, परंतु कठोर नहीं थी। जुए में हारा हुआ व्यक्ति दासत्व को प्राप्त करता था, या कर्जवान व्यक्ति जिसके ऋण हो जाता था वो उसको दास बनाया जाता था, या युद्ध में पकड़े हुए व्यक्ति यानी कि युद्ध बंदियों को दास बनाया जाता था। परंतु समय के अनुसार ये लोग दासत्व से मुक्त हो जाते थे। गुप्त काल में परिवार संयुक्त थे। बहुविवाह प्रथा पुरुषों में तो थी, स्त्रियों में दूसरे विवाह की अनुमति नहीं थी। शाही परिवारों में सती प्रथा भी स्थान बनाने लगी थी। समाज में भूमि दान का प्रचलन था। ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। शासक मंदिरों को, जैन मंदिरों को, बौद्ध मठों को दान देते थे। राज परिवार की महिलाएं भी दान देती थी। एक अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त तृतीय की पुत्री प्रभावती ने भूमि दान दी। इससे पता चलता है कि महिलाओं को भी अचल संपत्ति दान देने का अधिकार था, परंतु ये केवल राज परिवार की महिलाओं को था। सामान्य महिलाओं को इस तरह का अधिकार था, इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। शिक्षा के केंद्र उसमें नालंदा और वल्लभी थे, यानी कि बौद्ध मठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इत्सिंग लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था। इसमें 300 कमरे थे। 300 कमरों का यह विश्वविद्यालय था और इसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। इस विश्वविद्यालय का खर्च 200 गांवों से जो उपज आती थी उससे चलता था। विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। गुप्तकालीन साहित्य पर नज़र डालते हैं। अपने इन वैज्ञानिक और साहित्यिक उन्नति के कारण ही गुप्तकाल स्वर्णकाल बना। गुप्तकाल में साहित्य का बड़ा विकास हुआ। इस काल में संस्कृत की महान रचनाएं लिखी गई। इस काल में कालिदास, भारवी, विशाखादत्त, वात्सायन, ईश्वर कृष्णा, प्रस्थपद आदि महान विद्वान हुए। यह शिक्षा तथा साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे खगोल शास्त्री और गणितज्ञ इस काल में हुए। इस काल में गणित, खगोल और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई। आर्यभट्ट के अनेक ग्रंथ हमें मिलते हैं। आर्यभट्टियम, 10 गीतिकासुरा, आर्यष्टासला आज भी हमें उपलब्ध हैं। 9 अंकों के स्थानिक मूल्यों के सिद्धांतों की खोज भी आर्यभट्ट ने की। 9 अंकों की खोज, साथ में शून्य की खोज भी आर्यभट्ट की मानी जाती है। पाई का निकटतम मूल्य भी आर्यभट्ट द्वारा निकाला गया। यह प्रथम खगोल शास्त्री था। यह कौन? आर्यभट्ट, जिसने यह घोषणा की कि पृथ्वी गोल है और यह भी बताया कि यह सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की ठीक ठीक जानकारी उस समय दी। उनके द्वारा बताया गया पृथ्वी का आकार और आज के बताए गए वैज्ञानिकों द्वारा आकार में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी कि उन्होंने उस काल में पृथ्वी का आकार बहुत ठीक ठीक बता दिया था। वराहमिहिर भी उस काल के प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी खगोल शास्त्र पर 5 प्रणालियां नामक पुस्तक लिखी। इसी तरह से वृत्त संहिता में भवन निर्माण कला, धातु विज्ञान कला का वर्णन वराहमिहिर ने किया है। वृत्त संहिता में कि भवन कैसे बनाए जाए, धातुओं का निर्माण कैसे किया जाए। उस समय महान वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त भी हुए। इन्होंने ब्रह्मस्फुट तथा खंडनायक की रचना की। सुश्रुत जैसे प्लास्टिक सर्जन
और चरक जैसे चीरफाड़ करने वाले चिकित्सक भी उसी काल के आसपास हुए। वाग्भट की अष्टांग रचना में हमें चरक और सुश्रुत का भी वर्णन मिलता है। इसी काल में पलकपम नामक एक अन्य वैद्य हुए। इन्होंने हाथियों के इलाज की पुस्तक लिखी जिसे हस्त आयुर्वेद कहा जाता है। धातु विज्ञान में भी बहुत ही अग्रणी थे गुप्त। उनके समय का यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का महरौली लौह स्तंभ हमें मिलता है जिस पर आज भी जंग नहीं लगता। गुप्तकालीन सिक्के बड़े सुंदर ढले हुए हैं। भवन निर्माण कला और मूर्ति कला का भी उस समय कोई सानी नहीं है। भगवान शिव विष्णु के अनेक मंदिर बने तो वहीं अनेक मठों व जैन मंदिरों का निर्माण भी इसी काल में हुआ। झांसी के देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर, कानपुर के निकट भीतर गांव में ईंटों का बना मंदिर, जबलपुर में तिगवा का मंदिर, विष्णु मंदिर है तिगवा में, भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठारा में पार्वती मंदिर, सांची व गया के बौद्ध मंदिर इस काल की भवन निर्माण कला के नमूने हैं। इसी प्रकार हिंदू देवी देवताओं, जैन व महात्मा बुद्ध की अनेकों मूर्तियां हमें मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में चहुमुखी विकास हुआ और इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल इतिहासकारों ने नाम दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये धातु विज्ञान का बहुत बड़ा सबूत आपके सामने है। ये महरौली का लौह स्तंभ है। इस लौह स्तंभ को जंग नहीं लगता। ऐसा लोहा आज भी वैज्ञानिक तैयार नहीं कर पाए हैं जिसको जंग ना लगे। गुप्तकालीन सिक्कों पर नजर डालते हैं एक बार। देखिए सिक्के, ये सिक्के हैं। इन सिक्कों में भगवान, इस सिक्के में देखिए भगवान राम और सीता का चित्र है। इस सिक्के को ध्यान से देखिए, माँ दुर्गा शेर पर बैठी हुई हैं। इसी तरह से ये सिक्का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। यह सिक्का समुद्रगुप्त का है। यह भी सिक्का समुद्रगुप्त का है। इसमें ये अश्वमेध का घोड़ा इसमें दिखाया गया है। अश्वमेध करने के बाद समुद्रगुप्त ने ये सिक्का जारी किया होगा। इसी तरह से इस सिक्के में समुद्रगुप्त वीणा बजा रहे हैं। इन सिक्कों से हमें उस समय के धार्मिक स्थिति का, राजाओं की रुचि का पता चलता है। जैसे वीणा बजाते हुए बताता है कि राजा संगीत प्रिय भी था। ये घोड़ा बताता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसी तरह से गदा या तीर लिए हुए चित्र बताते हैं कि वो अपने आप में योद्धा थे। इसी तरह से ये धार्मिक स्थिति को बताते हैं कि वे भगवान राम, सीता और माँ दुर्गा की पूजा करते थे। इस तरह से उस समय के सिक्के हमें आर्थिक स्थिति को बताते हैं कि ये सिक्के सोने के थे, और जो बताते हैं कि राज बड़ा ही धनवान था इसलिए सिक्के सोने के जारी हुए थे। ये कानपुर के निकट भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर है। ईंटों द्वारा निर्माण कार्य बड़ी अच्छी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों ये मंदिर आज भी है। बहुत सुंदर कलाकारी, डिजाइन देखिए, इसका निर्माण कार्य देखिए, बारीकी से नजर डालिए एक बार कि कितना सुंदर ये मंदिर उस काल में बनाया गया था और आज भी अपनी भव्यता को दिखा रहा है। यह उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में देवगढ़ के स्थान पर 10 अवतार मंदिर है। यह भी बड़ी अच्छी स्थिति में, आज भी बड़ी अच्छी स्थिति में है और बहुत बढ़िया सुंदर डिजाइन इसमें मिला है और बहुत सुंदर मूर्तियां इस मंदिर में हमें मिलती हैं। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। ये भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। इसी तरह से ये चित्र यहाँ साफ दिया गया है, देखिए यहाँ पर। और ये अन्य देवगण दिखाए गए हैं भगवान विष्णु के साथ। यहाँ इधर उस काल के महावीर जैन की मूर्ति दिखाई गई हैं जो ध्यान में बैठे हुए हैं।
ये भूमरा का शिव मंदिर है। इसको कई कोणों से चित्र इसमें दिए गए हैं। ये दूसरा, ये तीसरा फोटो है भगवान शिव का उस समय की, और साथ में मंदिर, ये भूमरा का शिव मंदिर है। जबलपुर जिले में तिगवा के स्थान पर यह विष्णु मंदिर है। काफ़ी टूट फूट चुका है, छत विछत हो गया है, फिर भी उस समय की कला को ये आज भी प्रदर्शित करता है। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अब गुप्त काल के बारे में जाना। अब इससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न हम करेंगे। पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न, गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी का वर्णन करो। चौथा प्रश्न, गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन का वर्णन करो। पांचवा प्रश्न, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।